नमस्कार दोस्तों। तो भाई जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जो मैंने पीछे वाला आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम का शेड्यूल बताया था कि आप क्या पढ़ें, उसमें मैंने बताया कि जल्दी मैं आपको यूएनओ का दूसरा पार्ट अपलोड करूंगा। तो भाई मैं दूसरे पार्ट के लिए आ गया हूं। तो भैया कहना ये है कि एनटीपीसी में जो मैंने बताया आप वो पढ़ लेना, और जो यूएनओ है ये भी मैं उसी का एक भाग है। तो भाई मैंने अब से पहले यूएनओ के बारे में बताया, कैसे स्थापना हुई, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा इसके अंग, जो कि मैं पहले महासभा पे चर्चा कर रहा था। हमारी चर्चा चल रही थी यूएनओ के अंगों पे चल रही थी, और हम जो बात कर रहे थे वो महासभा के बारे में कर रहे थे। महासभा, ठीक है, इस पे हम बात कर रहे थे। महासभा मैंने आपको बताया महासभा को विश्व की संसद कहते हैं, ठीक है, महासभा को विश्व की संसद कहते हैं। जो ये वीडियो देख रहा हो इससे पहले वाली वीडियो देखे पहले, तब समझ में आएगी भाई, डायरेक्ट ये समझ में नहीं आएगी। पहले इससे पहले वाली जो वीडियो जिस पे लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, वो देखे पहले। अकेले डायरेक्ट इसको देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो महासभा मैंने बताया कि महासभा के बारे में कि इसमें यूएनओ में जितने भी सदस्य देश होते हैं सभी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। वर्तमान में 193 सदस्य देश है महासभा में। महासभा की प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने में बैठक होती है, ऐसा मैंने बताया। और उसमें महासभा अपने अध्यक्ष चुनती है, किसी भी एक को 193 सदस्य देश के किसी भी एक सदस्य को अध्यक्ष चुन सकती है। 2/3 बहुमत से अध्यक्ष चुना जाता है, ये बताया मैंने, ठीक है जी। इसके बाद भाई मैंने आपको बताया कि महासभा करती क्या है। मैंने आपको बताया महासभा नंबर 1 कार्य करती है, बजट पास करती है, बजट पारित करती है। महासभा प्रत्येक 2 वर्ष के लिए बजट पास किया जाता है, जैसे संसद में पास किया जाता है ऐसे इसमें पास किया जाता है। बजट में पैसा कहाँ से आता है, तो प्रत्येक देश इसमें फंड देता है। ये सब मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया है। सबसे ज्यादा फंड वर्तमान में अमेरिका दे रहा है इसमें। भारत का इसमें फंड देने के मामले में 21वां स्थान है, ठीक है। जीडीपी के हिसाब से फंड दिया जाता है, जिस देश की जीडीपी जितनी होती है उसके हिसाब से वो देश इसमें फंड देता है। जो इसमें महासभा को ज्यादा फंड देगा वास्तव में उसकी कदर की जाती है, उसकी इज्जत होती है यूएनओ में, ठीक है। उसी की चलती है जो ज्यादा पैसा देता है, जैसे अमेरिका, ठीक है। तो भाई अब मैं महासभा पे आगे चर्चा कर रहा हूँ। तो जो महासभा है वह किसी भी देश को शामिल कर सकती है। किसी भी देश को यूएनओ में, किसी भी देश को यूएनओ में शामिल करने का अधिकार किसके पास है? यूएनओ में शामिल करने का अधिकार भैया जी किसके पास है? भैया वो महासभा के पास है। महासभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से महासभा किसी देश को शामिल कर सकती है, लेकिन इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके बारे में बताएंगे भी क्या है, इस पे अगला आएंगे, इस पे बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो भैया किसी भी देश को शामिल करने के लिए यूएनओ को अपने 2/3 बहुमत के अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा, मतलब मतदान होगा। और उनमें से 193 सदस्यों में से यदि उसका हम 2/3 निकालेंगे तो 193 सदस्यों के 2/3 सदस्यों ने किसी देश को शामिल करने के लिए हाँ कह दी। और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें कुल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 4 जो है 5 स्थायी है और 10 अस्थायी हैं। यदि 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों ने कह दिया, 9 सदस्यों ने इन्होंने कह दिया, तो वह देश शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि महासभा 2/3 बहुमत से, और ये कम से कम 9 सदस्य यदि किसी देश को शामिल करने की सिफारिश करते हैं या उस देश को प्रस्ताव को पास कर देते हैं, ये सिफारिश करती है यूएनएससी, इसके 9 सदस्य कहते हैं कम से कम कि उसे शामिल कर लिया जाए, चाहे 6 मने कर रहे हो लेकिन 9 कह रहे हो। अब 9 कौन कौन से, ये भी बात याद रखना भैया, 5 स्थायी वाले, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। स्थायी थोड़ा वेट करो, और प्लस 4 अस्थायी, ठीक है। 5 स्थायी वाले कहने चाहिए और जो 10
अस्थायी है उनमें से कम यदि 4 कह रहे हैं किसी देश को शामिल कर लो तो शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं जिनमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। किसी देश को शामिल करना है तो 5 स्थायी तो कहने ही चाहिए, प्लस 4 10 में से कम 4 जरूर कहने चाहिए, मतलब 4 उसका समर्थन में होने चाहिए। मान लो कुछ समय के लिए सोचो कि भारत को शामिल करना है यूएनए को, इसमें तो भारत को शामिल करना है, भारत शामिल होना चाहता है तो यूएनओ की जो महासभा है वो 193 सदस्य देशों के 2/3 बहुमत से, पहले 193 सदस्य देशों में से 2/3 बहुमत मतदान कराएगी और यदि उनमें से 2/3 सदस्य कह देते हैं कि भारत शामिल कर लिया जाता है, इसके बाद यहाँ से तो हो गया पूरा काम। अब यहाँ आती है बात 15 सदस्य, यूएनएससी के 15 सदस्यों में से 5 स्थायी और कम से कम 4 अस्थायी, जो 10 के 10 कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 4 अस्थायी कह रहे हैं कि भारत शामिल कर लिया है तो भारत इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई देश शामिल होता है और इसी प्रकार किसी देश को हटाया जाता है, हटा भी इसी प्रकार जाएगा, हटाने पर ही मतदान होगा। कुल मिला के महासभा में जो भी कार्य होता है ना भाई, जो भी कार्य हो रहा है 2/3 बहुमत से होता है, इसके बिना कुछ नहीं होता। महासभा में किसी भी कार्य पर मतदान जरूर होता है, 2/3 बहुमत से होता है, जो भी काम लिया जाता है, जो भी निर्णय लिया जाता है महासभा में। ठीक है, तो महासभा ये कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद और क्या करती है महासभा? महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। महासचिव की नियुक्ति कौन करती है? महासभा करती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, अभी सब समझ में आएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करती है? महासभा करती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति ये कौन करती है? तो ये भी भैया न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश यानी कि जजों की नियुक्ति ये कौन करती है? ये भी महासभा करती है। ठीक है, और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है? सब समझ में आ जाएगा। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है? तो इनकी नियुक्ति भैया कौन करती है? इनकी नियुक्ति भी कौन करती है? महासभा करती है। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि ये जो लिखा हुआ है यूएनएससी, इसके अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है? तो उसकी नियुक्ति भी कौन करती है? अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है? तो वो भी महासभा करती है। लेकिन महासभा के साथ साथ इन सभी कार्यों को करने में, महासभा के साथ साथ इन सारे कार्यों को करने में, महासचिव को नियुक्त करने में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में, आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करने में, यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए महासभा को यूएनएससी यानी कि सारे कार्य को करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कम से कम 9 सदस्य की अनुमति आवश्यक है। 9 सदस्यों की सिफारिश पर करेगी। 9 सदस्य कौन से होंगे भैया? 5 तो ये वाले स्थायी और 4 अस्थायी। कम से कम 9 सदस्य यदि इन सब के लिए हाँ है, 9 सदस्य हाँ कर रहे हैं तो ये कार्य होंगे। यानी कि कोई महासचिव नियुक्त किया जाना है, यदि यूएनओ का महासचिव नियुक्त किया जाना है तो महासभा 2/3 बहुमत से, महासभा के 2/3 बहुमत प्लस 9 सदस्य, ये 5 स्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के और 4 अस्थायी, यदि ये सहमत हैं तो वही व्यक्ति महासचिव बनेगा जिसके लिए ये कह रहे हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करना है। न्यायाधीश प्रत्येक देश से नियुक्त किए जाते हैं। जो 193 सदस्य देश हैं इनके न्यायाधीश पहुंचते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। तो 2/3 बहुमत से उस पर भी मतदान होता है कौन न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो महासभा में 2/3 बहुमत से मतदान होता है। इसके बाद इसकी सिफारिश चलती है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। यूएनएससी जिनके जो 9 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 4 अस्थायी, जिस न्यायाधीश को कहेंगे वो न्यायाधीश जाएगा। ठीक है, जिस न्यायाधीश को कहेंगे वो न्यायाधीश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा। तो भाई ये है इसके काम महासभा के। ठीक है, अब महासभा के एक सवाल आता है, महासभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो महासभा है, महासभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भाई ये भी आप लिख देंगे, महासभा की पहली बैठक कब हुई थी। महासभा की जो भाई पहली बैठक हुई थी 10 जून 1946 को हुई थी। कितने को? 10 जून 1946 को। याद रहे महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो
महासभा की पहली बैठक हुई, वो कहाँ पे हुई? वो हुई लंदन में, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना तो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में लगभग 70 एकड़ भूमि में 70 एकड़ भूमि में 70 कह रहा हूं, सॉरी 17 एकड़ भूमि में बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। जो बिल्डिंग है इसकी यूएनओ की जो बिल्डिंग है वो 17 एकड़ में बनी हुई है और यूएनओ के 6 अंगों में से 5 अंगों का मुख्यालय इस 17 एकड़ भूमि में ही पास है, ठीक है। 5 अंगों का मुख्यालय यहीं पे है, महासभा का भी यहीं पे है, ठीक है। सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है सभी का मुख्यालय। सभी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय द हेग में है, यानी कि नीदरलैंड में है। तो 17 एकड़ भूमि जो है एक बिल्डिंग है, मतलब 17 एकड़ भूमि में बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें पास सबके मुख्यालय है। किसके? यूएनओ के जो अंग हैं उनके मुख्यालय हैं सबके पास, ठीक है। लेकिन केवल एक को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यहाँ पर नहीं है। कोई बात नहीं, 17 एकड़ भूमि जो है उसमें सभी के मुख्यालय बने हुए हैं। जो यूएनओ है उसका जो मुख्यालय है, जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ, सबके मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र संघ समिति सबके मुख्यालय भाई न्यूयॉर्क में। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो दी है, यानी कि नीदरलैंड में है। कोई बात नहीं। तो जो 17 एकड़ भूमि है ना जहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, ये किसी अमेरिका की संपत्ति नहीं है। ये जो न्यूयॉर्क में मुख्यालय है जहाँ पे यूएनओ का वो बना हुआ है, ये अमेरिका की संपत्ति नहीं है, ये पूरी विश्व की अंतरराष्ट्रीय संपत्ति है। इस पे जो 193 सदस्य देश है सबका अधिकार है। जो बिल्डिंग है, जो मुख्यालय है, वास्तव में कहाँ पे है? अमेरिका में। लेकिन इस पर अधिकार किसका है? 193 सदस्य देशों का सबका है। कोई भी देश इस पे आ जा सकता है। यहाँ पे बिल्डिंग में कोई भी देश आ जा सकता है। जो 193 सदस्य देश है सबका इस पे अधिकार है। इस पे अमेरिका का अधिकार नहीं है, अमेरिका की संपत्ति नहीं है। और जो संपत्ति दी थी ना, एक उद्योगपति ने दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई एक उद्योगपति था, अच्छा उस पर उस समय पैसा था, तो उसने संपत्ति दान में दी थी, ठीक है, कि ले लो, इस पे आप अपनी बिल्डिंग बना लो। तो सभी मुख्यालय, सारे अंगों के मुख्यालय यहाँ पर है, केवल एक को छोड़कर, ठीक है। वो मुख्यालय कहाँ पे है? वो दी हैग में है, ठीक है भाई। कोई बात नहीं, इससे आगे आते हैं। अब हम मुख्यालय भी हो गया, बैठक भी हो गया, चलो इसके बाद ठीक है भाई। महासभा की पहली बैठक हो गई है हमारी। अब हम महासभा को बंद करते हैं। अब हम आगे वाला टॉपिक शुरू करते हैं। महासभा हम ही रखते हैं, महासभा में इतना ही है, बस ये बात याद रखो बस। तो भाई लंदन में बैठक इसकी इसलिए हुई थी, मैंने ये बताया नहीं कि लंदन में बैठक इसकी इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय इसकी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई थी। जो न्यूयॉर्क में मुख्यालय है, बिल्डिंग इसकी तैयार नहीं हुई थी, इसलिए इसकी बैठक कहाँ करी गई? इसकी बैठक लंदन में करी गई, महासभा की पहली बैठक, ठीक है। आप महासभा के अध्यक्ष से ना घबराएं, क्योंकि अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष बदले जाते हैं, हर वर्ष चुने जाते हैं। अब ये 74वां शायद 75वां अधिवेशन ऐसा हुआ था सितंबर में, अब इसमें कोई अध्यक्ष चुने गए, अब वो फिर आगे जब होगा सितंबर में वो हट जाएंगे, उनसे पहले दूसरे अध्यक्ष चुने जाएंगे, ठीक है। तो महासभा के अध्यक्ष याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। अब भाई हम आगे बात करते हैं, किस पे? हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पे बात करते हैं। ये दूसरा अंग है इसका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये यूएनओ का दूसरा अंग है। इसका सबसे सवाल आता है, यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है भैया वो कौन सा है? यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो ये है, महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग। बताओ यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे शक्तिशाली अंग है।
यूएनओ की सारी ताकत, यूएनओ की सारी ताकत यहाँ पे है। यूएनओ में इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता भाई, कुछ भी नहीं हो सकता इसके बिना। यूएनसी, यूएनएससी यूएनओ की सबसे शक्तिशाली अंग है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। सारे काम यूएनओ के यही करता है, ये समझ लो भाई, सारी शक्ति यहाँ पे है यूएनओ की। ठीक है, जितने भी कार्य हैं सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसे विश्व की पुलिस कहा जाता है। विश्व की पुलिस कहा जाता है यूएनसी को, विश्व की पुलिस। विश्व की पुलिस किसे कहते हैं, विश्व की बॉडीगार्ड किसे कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विश्व की पुलिस की संज्ञा दी जाती है, इसे कहा जाता है। ठीक है, विश्व की पुलिस क्यों करता है। जो यूएनओ है ना, यूएनओ की स्थापना क्यों, किसके लिए की गई थी, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए। ठीक है, एकता, अंतरराष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई। यूएनओ की स्थापना का उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना, लेकिन यूएनओ के अंदर भी जो अंग इस कार्य को करता है वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यूएनओ की स्थापना भैया की गई अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए, लेकिन यूएनए के अंदर भी अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने का जो कार्य करता है, इस कार्य को करने वाला जो महत्वपूर्ण अंग है विश्व में, जो शांति सुरक्षा स्थापित करने वाला अंग है, वो कौन सा है भाई, वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। ये करता है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना इसका कार्य है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका कार्य है पूरे दुनिया में शांति स्थापित करता है ये। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य हैं, ठीक है, इसमें भैया कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इसमें कुल भैया 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, यूएनएससी में कितने सदस्य होते हैं, इसमें होते हैं कुल 15 सदस्य, कुल इसमें 15 सदस्य होते हैं। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी ना, जब इसकी स्थापना हुई थी, जब ये बना था, तो आरंभ में इसमें भैया 11 सदस्य होते थे, यही बात याद रखनी है। आरंभ में 11 सदस्य होते थे। इन 11 सदस्यों में से भैया 5 सदस्य स्थायी होते थे, ठीक है, और 6 सदस्य होते थे अस्थायी, 6 सदस्य होते थे अस्थायी। लेकिन बाद में 1965 में इसमें 5 सदस्य और जोड़ दिए गए, 4 सदस्य और जोड़ दिए गए, 4 सदस्य और जोड़ दिए गए। अब वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हो गए हैं, कितने अस्थायी। ठीक है, 10 सदस्य स्थायी हो गए हैं। तो भैया इन 15 सदस्यों में से अब 10 सदस्य स्थायी हैं, 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 सदस्य जो है अस्थायी हैं। तो जो 5 सदस्य हैं वो है भैया इसके स्थायी। ठीक है, हर बार प्रत्येक एग्जाम में ये सवाल आता है, जेल पुलिस का किसी ने एग्जाम दिया हो तो उसमें अब की बार भी ये सवाल आया है। ऐसे 2 सवाल आए हैं भैया, ऐसे 2 सवाल आए हैं, पर वह क्या है आप ध्यान नहीं देते। 10 सदस्य होते हैं भैया इसमें स्थायी, 10 सदस्य होते हैं इसमें स्थायी। ठीक है, 10 सदस्य स्थायी होते हैं। जब 5 सदस्य स्थायी हैं वो वर्तमान में कौन है, यानी कि 5 इसमें ऐसे सदस्य हैं जिनको कभी कोई हटा नहीं सकता। वो कौन कौन से हैं, तो भैया आप उनके लिए लिख सकते हैं A, B, C, F, A, B, C, F, R। अब कौन कौन से हैं, ए से अमेरिका, अमेरिका स्थायी सदस्य है। बी से ब्रिटेन स्थायी सदस्य है, ब्रिटेन। ठीक है, सी से चीन स्थायी सदस्य है, और एफ से फ्रांस स्थायी सदस्य है, और भैया आर से आपका रूस स्थायी सदस्य है। ठीक है, तो ये 5 सदस्य इसके स्थायी सदस्य हैं, ये 5 सदस्य इसमें स्थायी सदस्य हैं। इनका कभी भी कोई कार्यकाल नहीं होता, इन्हें कभी भी कोई भी हटा नहीं सकता। सारी शक्ति, पूरा यूएनओ इनके हाथ में है, पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ किसके हाथ में भैया, इनके हाथ में है। इनके बिना यूएनओ में कुछ नहीं हो सकता, जो ये चाहेंगे वो होगा। ठीक है, इन 5 सदस्य देशों को एक विशेष प्रकार की शक्ति दी गई है जिसका नाम है भैया वीटो शक्ति। क्या नाम है उसका, वीटो शक्ति। इस वीटो शक्ति का प्रयोग करके ये किसी भी काम को, दुनिया में होने वाले किसी भी काम को रुकवा सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश में होने वाले किसी भी काम को रुकवा सकते हैं वीटो शक्ति का प्रयोग करके। 5 देश जो चाहें वो कर सकते हैं भाई ये। ठीक है,
वीटो शक्ति क्या है? वीटो का अर्थ होता है निषेध अधिकार। वीटो का अर्थ क्या होता है? निषेध अधिकार। निषेध अधिकार होता है भाई वीटो का अर्थ। ठीक है, पूरी दुनिया में कुछ भी कार्य को रुकवा सकते हैं। जैसे मान लो इसमें कोई विवाद आया, कोई बात आई, कोई प्रस्ताव आया, तो यदि इन पांचों में से किसी एक ने भी मना कर दिया, मना करने का अर्थ ही यहां पर क्या होता है? वीटो शक्ति होता है। इन पांचों में से किसी एक ने भी उस बात के लिए मना कर दिया तो इसका अर्थ यह है कि उस देश ने वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया। ठीक है, उस देश ने वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया। और वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे अधिक बार उस समय किया गया था जब अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, उस समय ज्यादा वीटो शक्ति का प्रयोग हुआ था। और उस शीत युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में बदलने से रोकने वाली संस्था यूएनओ थी। नहीं तो शीत युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदलने ही वाला था, परंतु यूएनओ ने सब में एकता स्थापित कर दी, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखी, उसने ऐसा नहीं होने दिया। तो वीटो शक्ति क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में या फिर पूरे यूएनओ में कोई बात है, यूएनओ का कोई भी मामला हो, यहाँ तो जरूर आएगा, यहाँ के बिना तो कुछ हल हो ही नहीं सकता। और यहाँ आया, यहाँ इनमें से 5 सदस्य ने एक ने भी कान हिला दिया ना, तो हो गया, जिसने कान हिलाया वो होगी वीटो शक्ति। ठीक है, होगी वीटो शक्ति, कोई बात नहीं, इधर है वीटो शक्ति। अब कोई प्रस्ताव है, कोई बात है, मान लो अमेरिका उस बात से सहमत नहीं है, इसका अर्थ ना कर रहा है, ना कर रहा अर्थ वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहा है, वो ना कर रहा है। अब अमेरिका चाह रहा है कि भाई मैं भारत का बुरा नहीं मानूं, भारत का कोई मामला यहाँ पे पहुंचा, चारों देशों ने कह दिया चलो अमेरिका नहीं ले रहे, हम चीन लेते हैं, क्योंकि चीन ज्यादा खिलाफ रहता है ना भारत के। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने तो कह दिया कि भाई ये प्रस्ताव ठीक है हमारी तरफ से, लेकिन चीन मना करना चाह रहा है, पर कर नहीं पा रहा, खुल के आ नहीं रहा, नरेंद्र मोदी के सामने थोड़ा शर्मा रहा है चीन। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कि चीन सामने भी नहीं आना चाहता और वो मने भी करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में भैया यदि वो वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता, मना नहीं करना चाहता और सामने भी नहीं आना चाहता, तो वो अनुपस्थित रह सकता है, वो बैठक में आए ना। ठीक है, जिस दिन यहाँ पे मतदान हो वो आए ना इसमें। यदि वो आएगा तो उसे अपना निर्णय देना पड़ेगा, आएगा तो निर्णय देना पड़ेगा, पांचों में से कोई भी हो, और नहीं आएगा तो फिर वो आए ना, फिर प्रस्ताव पास हो जाएगा इन चारों से ही, लेकिन आया है तो निर्णय देना पड़ेगा। और ना करेगा तो वीटो शक्ति, ना कर दी तो कभी पास होएगा ही नहीं, एक ने भी ना कर दी, सारा काम इन पांचों की वजह से होगा। और भाई कभी कभी भारत, ब्राजील, जापान बहुत दबाव डालते हैं कि हमको 6वां सदस्य बनाओ। ठीक है, और वास्तव में भारत के लिए तो अभी एक रूस के विदेश मंत्री ने समर्थन किया कि इसमें सदस्य बना लीजिए भारत को, परंतु ये चारों करेंगे उसका समर्थन तभी तो, यदि ये पांचों कहें तो कोई भी सदस्य शामिल हो सकता है, परंतु ऐसा करेंगे नहीं ये। ठीक है, ऐसा ही करेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास शक्ति है, इनमें सहमति है पांचों में, ये पांचों एक हैं, कोई भी किसी का विरोधी नहीं है इनमें। ठीक है, इनके पास वीटो शक्ति है, पूरी दुनिया को हिला देंगे ये देश जो है। अब 10 अस्थायी सदस्य देख लेते हैं। इन 10 अस्थायी सदस्यों की बात करें तो ये 10 अस्थायी सदस्य कहां से होते हैं? 193 सदस्य देशों में से। जो 193 सदस्य देश होते हैं ना भाई, उनमें से इन पांचों को छोड़ दो जो स्थायी है। 193 सदस्य देश जो होते हैं उनमें से इन पांचों को छोड़कर एक ही समय में 10 सदस्य इसके अस्थायी सदस्य रहते हैं। एक समय में 10 सदस्य रहते हैं, इनके अलावा 193 सदस्य देशों में से मान चलो निकाले देते हैं, 188 बचे। 188 सदस्य देशों में से 10 सदस्य एक समय में इसके अस्थायी सदस्य रहते हैं, किसके? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। तो जो अस्थायी सदस्य रहते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है भाई? उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का कार्यकाल होता है अस्थायी सदस्यों का। ठीक है, इनका एक क्रम चलता रहता है, जैसे प्रत्येक वर्ष 5 सदस्य का चुनाव होता है, 5 सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्येक वर्ष। और 5 सदस्यों को चुनता कौन है भैया? महासभा, और इसके कम से कम 9 सदस्य, 4 इनमें से और 5 ये चुनाव करते हैं महासभा के। 2/3 बहुमत से चुनाव होता है इनका अस्थायी सदस्यों का, और इसके कम से कम 4 सदस्य और इसके 5 सदस्य, 9 ये हो गए, और महासभा ये चुनती है अस्थायी सदस्यों को। तो 5 सदस्य प्रत्येक वर्ष इसके चुनकर आते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ये भी आपको लिखना है ना, करंट की घटना है।
2020, 2021 और 22 के लिए 2 सालों का कार्यकाल है ना, 2021 में रहेंगे और 2022 में रहेंगे। ये 5 सदस्य आए हैं, कौन कौन से? हमारा भारत, नंबर 1 हमारा भारत, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा आयरलैंड, आयरलैंड। तीसरा आ जाता भाई मैक्सिको, जो इसमें पहुंचा है अभी 2021 में, मैक्सिको। चौथा आ जाता है भाई नॉर्वे, नॉर्वे। और 5वां आ जाता है भाई केन्या, केन्या। तो ये 5 सदस्य इसके सदस्य बने हैं। कब के लिए बने हैं? ये 5 सदस्य बने हैं, भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या। 2020-21 यानी कि इनका कार्यकाल शुरू हो गया है भाई 1 जनवरी 2021 से इनका कार्यकाल शुरू हो गया है। और इनका कार्यकाल रहेगा 31 दिसंबर 2022 तक। ये इसके सदस्य रहेंगे अस्थायी, ठीक है, अस्थायी सदस्य रहेंगे इसके 2022 तक। भारत इसका 8वीं बार सदस्य बना है, यह बात याद रखनी है। भारत 8वीं बार सदस्य बना है किसका? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, ठीक है। तो ये 5 सदस्य आ गए, अब 2022 तक रहेंगे। इनसे पहले जो 5 है, कुल 10 है, अब अगली बार को वो चुने जाएंगे, ठीक है। 5 ये आ गए, इनका कार्यकाल शुरू होगा। अब अगली बार उन 5 और 5 बदल जाएंगे, ठीक है। फिर कौन बदल जाएगा? फिर ये बदले जाएंगे, फिर वे बदले जाएंगे। तो क्रम चलता रहता है। प्रत्येक वर्ष 5 बदले जाते हैं और 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब सवाल पूछा जाए कि सबसे अधिक बार इसमें कौन चुना गया है? सबसे अधिक बार भैया इसमें जापान चुना गया है, जापान सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य चुना गया। इसका कितनी बार? 11 बार, ठीक है। और भारत अब की बार 8वीं बार चुना गया। भारत पहली बार चुना गया था 1951-52 के लिए, 1951-52 के लिए भारत पहली बार चुना गया था। इसमें अब की बार 8वीं बार चुना गया है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। कुल ये 5 नए सदस्य देश है। जेल पुलिस का किसी ने पेपर दिया हो तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा कि 5 नए सदस्य देश कौन से चुने गए हैं, तो भैया आप बता दोगे 5 नए सदस्य देश ये हैं। भारत भी इनमें शामिल है। भारत 8वीं बार चुना गया है इसका, ठीक है। अब आप इसको बता दोगे, कोई बात नहीं। अब इसकी बैठक कैसे होती है, चलो बैठक भी देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, यहाँ से मिटा देते हैं। इसकी बैठक कैसे होती है? तो भाई इसकी जो बैठक होती है वो प्रत्येक 14 दिन में होती है। 14 दिन में ये बैठक करते हैं। 14 दिन में एक बैठक होती है। महीना में इनकी 2 बैठक होनी आवश्यक है, माह में 2 बैठक होनी इनकी आवश्यक है, ठीक है। अब यदि कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी देश का 2 देशों का युद्ध हो जाए, कोई ऐसी घटना, मैं कहूँ ना हो, लेकिन यदि हो जाती है तो ये भाई प्रत्येक दिन बैठक कर सकते हैं। प्रत्येक दिन लिख दें आप, या फिर 24 घंटे लिख दें। प्रत्येक दिन या 24 घंटे में एक बैठक कर सकते हैं यदि कोई इमरजेंसी आ जाती है। बाकी 14 दिन में इनकी एक बैठक होती है। महीना में 2 बैठक होती है। किसकी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की, ठीक है। इसका एक कोरम होता है, गणपूर्ति होती है इसकी, गणपूर्ति या कोरम, या गणपूर्ति, ठीक है। कोरम या इसकी गणपूर्ति होती है, कोरम या गणपूर्ति। अब गणपूर्ति कोरम क्या होती है? यानी कि इसकी गणपूर्ति होती है 9 सदस्य, 9 सदस्य, जिनमें से 5 भाई स्थायी वाले जो मैंने इधर लिख रखे हैं, और 4 इसमें जो है अस्थायी वाले, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी कार्रवाई यदि 9 सदस्य उपस्थित नहीं है या 9 सदस्य किसी भी बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो कोई भी प्रस्ताव पास नहीं होगा। यदि 9 सदस्य उपस्थित नहीं है, कम से कम 9 सदस्य इसमें उपस्थित होने चाहिए, तभी कोई कार्य हो सकता है। ये होगी गणपूर्ति। 5 स्थायी और 4 इनमें से अस्थायियों में से जरूर होने चाहिए, तभी कोई कार्रवाई शुरू होगी। कार्रवाई कह लो, या फिर किसी प्रस्ताव पर कम से कम 9 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है, 5 स्थायी की और 4 अस्थायी की, नहीं तो वह प्रस्ताव पास नहीं होगा। किसी भी प्रस्ताव पर UNSC के 9 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है, 4 अस्थायी और 5 स्थायी, नहीं तो प्रस्ताव पास नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। 2 माह में बैठक करते हैं। अब इनके अध्यक्ष देख लेते हैं। इनका अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? अध्यक्ष कैसे चुना जाता है इनका? तो ये अध्यक्ष में किसी से सहायता नहीं लेते, ये अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अपना अध्यक्ष चुनते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, जैसे जिसका नाम अंग्रेजी में पहले आता है वो, मैं आपको बता दूं, कुल 15 सदस्य है ना। प्रत्येक सदस्य बारी बारी से 1 माह इसकी अध्यक्षता करता है। किसकी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। प्रत्येक सदस्य
एक एक महीने के लिए अध्यक्षता करता है। अब सवाल आ जाए ना आपसे, भारत कब करेगा? मैंने करंट में बताया भारत को इसकी अध्यक्षता मिल रही है भैया अगस्त 2021 में। भारत अगस्त 2021 में इसकी अध्यक्षता करेगा। प्रत्येक सदस्य एक महीने के लिए इसका अध्यक्ष रहता है, बारी बारी से अल्फाबेट के हिसाब से। यानी कि पहले ए आ रहा है तो अमेरिका करेगा, ठीक है, बी आ रहा है तो अगले महीना ब्रिटेन करेगा, सी आ रहा है तो चाइना करेगा। ऐसे करके ये करते हैं बारी बारी से अल्फाबेट के हिसाब से। भारत को अब इसकी अध्यक्षता मिल गई है भैया अगस्त 2021 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, क्योंकि भारत इसका अब सदस्य बन चुका है। 8वीं बार भारत सदस्य बना है, ये आप सब नोट कर लेंगे। तो भैया ये यूएनसी के बारे में है। यूएनसी बहुत सारे कार्य करती है, ठीक है, यूएनसी कार्यों की तो होड़ी नहीं है। ये मुख्य अंग ये भी मैंने बता दिया है। चलो आगे अब हम भैया वो देख लेते हैं तीसरा अंग, ठीक है। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा भाई, मैं तो वैसे पासा कर सकता हूँ मैं कैमरे के सामने, मुझे क्या पता आप पढ़ रहे हैं या ना पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं, पर देखो आशा है कि आप बढ़िया पढ़ रहे होंगे। सचिवालय, तीसरा अंग भैया सचिवालय है, ठीक है, सचिवालय ये यूएनओ का तीसरा अंग है। आज मार्कर में थोड़ी भी साई की दिक्कत हो गई है, अब नाइट में कहीं साई मिलेगी नहीं, तो थोड़ा ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, इनके खत्म है, ठीक है भाई। सचिवालय, जो सचिवालय है ना, सचिवालय का कार्य क्या है? यूएनओ के जितने भी कागजी कार्रवाई है, जितने भी मतलब कागजी काम है ना, कागजात का काम है, वो सब काम कौन करता है? कागजी काम जितना भी है ना, कागजी कार्य, यूएनओ का जितना भी कागजी कार्य है, आंकड़े, रिपोर्ट, ये सब कौन करता है? ये करता है सचिवालय। मान लो यूनेस्को जो है वो यूएनओ के अधीन एक संस्था है, आगे वाली जो क्लास होगी वो उनके ऊपर ही होगी, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है सबके ऊपर होगी। तो यूनेस्को ने कहा कि हमें भाई आंकड़े चाहिए, विश्व स्तर पर शिक्षा के आंकड़े चाहिए, तो कौन निकालेगा आंकड़े? आंकड़े तैयार करेगा सचिवालय। हमें गरीबी रेखा पर आंकड़े चाहिए, कौन तैयार करेगा? सचिवालय करेगा। तो इसका कार्य है, जितना भी कागजी काम किया जाता है कौन करता है? सचिवालय करता है, ठीक है। कौन करता है इसका कार्य? जितना भी कागजी काम होता है, रिपोर्ट तैयार करना कौन करता है? उस सबको कौन करता है भैया? सचिवालय करता है। सचिवालय का एक अध्यक्ष होता है जिसे बोलते हैं महासचिव। महासचिव, इस महासचिव को यूएनओ का महासचिव भी कहा जाता है। वास्तव में यूएनओ का महासचिव होता नहीं है, ये सचिवालय का सचिव होता है, लेकिन इसे यूएनओ का प्रमुख माना जाता है। यूएनओ का प्रमुख माना जाता है, हालांकि शक्ति इसके पास वो नहीं है जो सुरक्षा परिषद के पास है, परंतु इसे यूएनओ का प्रमुख माना जाता है। आपसे पूछा जाता है कभी कभी महासचिव कौन है वर्तमान में, बताएंगे अभी कौन है इसके महासचिव। तो जो होता है महासचिव, इसका कार्यकाल भैया कितना होता है? महासचिव का जो कार्यकाल होता है, महासचिव का कार्यकाल होता है भैया 5 साल का। महासचिव 5 साल तक अपने पद पर रहता है, 5 वर्ष का। अब आपको पता होगा इसको चुनता कौन है? तो भैया महासभा चुनती है इसको। महासभा अपने 2/3 बहुमत से चुनती है इसको, 2/3 बहुमत से। और आपका जो मैंने बताया यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, कम से कम 9 सदस्य है। यदि 9 सदस्य जिसके लिए सहमत होंगे और महासभा के 2/3 सदस्य जिसके लिए सहमत होंगे, उसको महासचिव बनाया जाएगा। 5 वर्ष तक ये अपने कार्यकाल पर रहता है, ठीक है। जैसे वर्तमान में पूछ लिया जाता है यूएनओ के महासचिव कौन हैं, तो भैया अगर किसी ने यूपी पुलिस 2019 में 27-28 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी वो दिया हो, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था। मैं कह रहा हूँ कि हर पेपर में, हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है। तो वर्तमान में इसके जो महासचिव है वो एंटोनियो गुतेरेस हैं। एंटोनियो गुतेरेस, जो कि कहाँ के हैं? एंटोनियो गुतेरेस कहाँ के हैं भैया? एंटोनियो गुतेरेस जो हैं ये कहाँ के हैं? ये भैया पुर्तगाल के हैं। ये पूछा गया था उसमें परीक्षा में, जो बता रहा पुलिस की, उसमें पूछा गया था एंटोनियो गुतेरेस किस देश से बिलोंग करते हैं? ये भैया पुर्तगाल के हैं। ये वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। भैया उप महासचिव की बात करें, उप महासचिव भी होता है एक इसमें, उप महासचिव। वर्तमान में अमीना मोहम्मद इसके उप महासचिव हैं। अमीना मोहम्मद है इसकी उप महासचिव, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? नाइजीरिया से।
नाइजीरिया से, ये इसके उप महासचिव हैं, ठीक है, उप महासचिव भी हो गया। एंटोनियो गुतेरेस कौन है, इसके महासचिव है, ठीक है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये यूएनओ का मुख्य व्यक्ति होता है, ये बात याद रखना। जो महासचिव होता है वो यूएनओ का मुख्य व्यक्ति होता है। आपसे पूछा जाए यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, जब यूएनओ की स्थापना हुई थी इसके प्रथम महासचिव कौन थे, प्रथम महासचिव कौन थे, प्रथम महासचिव थे ट्रिग्वे, ऐसा कुछ नाम है इनका, ट्रिग्वे ली ये पहले महासचिव थे। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, नॉर्वे के थे, ठीक है। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ट्रिग्वे ली पहले महासचिव थे यूएनओ के, और डैग हैमर स्वीडन के थे, ऐसे महासचिव थे डैग हैमर भी लिख लोगे, डैग हैमर ऐसे महासचिव थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मौत हो गई थी, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। डैग हैमर कहाँ से थे, ये स्वीडन से बिलोंग करते थे, स्वीडन, ठीक है, ये स्वीडन के बिलोंग करते थे। भाई दिख रहा होगा थोड़ा बहुत हो रहा है। डैग हैमर कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, ऐसे महासचिव थे इसके। और प्रथम महासचिव जो थे वे ट्रिग्वे ली थे, जो कि नॉर्वे के थे। अब वर्तमान में एंटोनियो गुतेरस जो कि पुर्तगाल के हैं। उप महासचिव अमीना मोहम्मद नाइजीरिया के हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। महासभा दोते बहुमत से चुनती है, और जो 15 सदस्य हैं उनमें से 9 सदस्यों की इस पर सिफारिश होनी चाहिए। 9 सदस्य कहेंगे जिसको वो चुना जाएगा। आंकड़े प्रस्तुत करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, ये इसका मुख्य काम है। हो गया भैया सचिवालय भी, चलो सचिवालय भी हो गया तो अच्छी बात है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अब इसका कौन सा अंग आ गया भैया, चौथा अंग आ गया ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आ गया चौथा अंग। आपसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कभी कभी पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भैया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी इसका एक अंग है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है 2 या 2 से अधिक देशों के बीच विवाद का समाधान करता है या न्याय करता है। यदि किन्हीं 2 या 2 से अधिक देशों के बीच विवाद हो गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी विवाद मामला आता है, कहाँ जाता है वो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाता है। कहाँ जाता है भैया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाता है। जैसे आपने मान लो भारत पाकिस्तान या भारत चाइना का कोई विवाद है, कहाँ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में चलेगा चाइना का मामला या चाइना के कोर्ट में चलेगा। कोई भी 2 देशों के बीच का विवाद है, झगड़ा है, वो उनके फैसले कहाँ किए जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में किए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी न्यायपालिका है ये, विश्व की न्यायपालिका बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को। थोड़े मार्कर में इंक कम है, इसकी वजह से मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेंगे इसको। विश्व की न्यायपालिका बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को, ठीक है। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच यदि कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, तो उसके फैसले सुने जाते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, द हेग में इसका मुख्यालय है, यानी कि नीदरलैंड में है इसका मुख्यालय। बाकी जितने भी इसके अंग हैं, कुल 6 अंग बताए हैं मैंने इसके, किसके, यूएनओ के, सबका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। लेकिन एक ऐसा अंग ये है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, नीदरलैंड के दी हेग में है, ठीक है। अब जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 जज होते हैं। कुल 15 जज होते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। कितने जज होते हैं भाई, कुल 15 जज होते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है। जो 15 जज होते हैं 193 सदस्य देशों से होते हैं। जो 15 जज होते हैं कहाँ से होते हैं, 193 सदस्य देशों से चुने जाते हैं जो 15 जज होते हैं, ठीक है। कुल 15 जज होते हैं। और जो एक बार जज बन गया, एक जज का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है, प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ठीक है। प्रत्येक जज 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। और 193 जो सदस्य देश है ना, 193 सदस्य देशों से जज जाते हैं, ठीक है। और जज को कौन चुनता है, तो ये जजों को चुनती है महासभा
जजों कौन चुनता है? महासभा, वो ही अपने नियम से 2/3 बहुमत से, प्लस यूएनएससी के 9 सदस्य, कम से कम 9 सदस्य जिसकी सिफारिश करेंगे वो ही जज बनेगा। यूएनसी के कम से कम 9 सदस्य जिसकी सिफारिश पर करेंगे वो ही जज बनेगा। महासभा 2/3 बहुमत से और यूएनसी के 9 सदस्य जिसकी सिफारिश करेंगे वो ही जज बनेगा। इसमें कुल कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। जो ये जज होते हैं, एक और विशेषता, किसी एक देश से एक ही समय में एक से अधिक जज नहीं रह सकता। एक देश से एक समय एक ही जज रहेगा, एक जज ही रहता है, एक से अधिक जज यहाँ पर नहीं रहता। ठीक है, एक देश से एक समय में एक ही जज रह सकता है, 2 जज नहीं हो सकते, एक से अधिक जज नहीं होंगे। ठीक है, इन 15 जजों में एक मुख्य जज होता है या अपना एक मुख्य जज चुनते हैं जिसको बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश या जिसको अध्यक्ष बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष कह सकते हैं उसको। तो उसका जो कार्यकाल होता है, जो अध्यक्ष चुनते हैं, अध्यक्ष का कार्यकाल आप 9 वर्ष नहीं रखोगे। अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है भाई कितना होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, जबकि न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। ठीक है, अब सवाल कभी कभी भारत से बिलोंग करके आता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के अब तक कितने न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं या कितने न्यायाधीश कार्य कर चुके हैं भारत के। वर्तमान में अभी भी एक न्यायाधीश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर रहे हैं भैया। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अब तक भारत के 4 न्यायाधीश पहुंच चुके हैं। भारत के अब तक इसमें कितने न्यायाधीश पहुंच चुके हैं? 4 जज इसमें भाई पहुंच चुके हैं अब तक भारत के। ठीक है, कौन कौन से थे? पहले जज थे भाई BN राव। आपने संविधानिक क्लास देखी हो जिनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव पहले व्यक्ति थे भारत के जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज के रूप में जिन्होंने काम करा। उस समय भाई इनकी बुद्धि कितनी तेज होगी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक न्यायाधीश रह चुके और संविधान का प्रारूप भी इन्होंने तैयार करा था। वास्तव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कोई इसमें कह सकते हैं हम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इतनी भूमिका नहीं थी संविधान निर्माण में जितनी BN राव की थी। तो BN राव पहले व्यक्ति थे जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य करा। ये हो गए पहले व्यक्ति। डॉक्टर नगेंद्र सिंह, इनकी तो भाई कुछ पूछो ही मत। डॉक्टर नगेंद्र सिंह की, ये राजस्थान के जोधपुर के थे। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। नंबर 3 RK पाठक, ऐसा कुछ नाम है, RK पाठक भी लिखते हैं। नंबर 30 देते हैं RS पाठक का मतलब हो गया, RS पाठक का जो अर्थ है वो है रघुनंदन पाठक, यानी कि रघुनंदन पाठक। RS पाठक का अर्थ है रघुनंदन पाठक। एक ये थे। और भाई एक चौथे जो वर्तमान में अब भी कार्य कर रहे हैं जिनका नाम है दलवीर सिंह भंडारी। ठीक है, ये आज भी कार्य कर रहे हैं और ये दोबारा नियुक्त हुए हैं 2017 में। एक बार इनके कार्यकाल हो चुका है। ऐसे न्यायाधीश भारत के जो दोबारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहे हैं, कोई भी न्यायाधीश दोबारा भी नियुक्त हो चुका है। ऐसे ही है दलवीर सिंह भंडारी, इनका कार्यकाल दोबारा शुरू हो गया 2017 में। ठीक है, तो इन 4 न्यायाधीशों ने अब तक कार्य किया है। और BN राव, नगेंद्र सिंह और रघुनंदन पाठक यानी कि RS पाठक, दलवीर सिंह भंडारी 2017 में फिर से दोबारा कार्यकाल के नियुक्त हुए हैं। अब इनमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, मैंने आपको बताया अभी। तो जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जो अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हैं वो हैं भैया डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अध्यक्ष तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी। ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों रह चुके हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के डॉक्टर नगेंद्र सिंह। देखो भारत के लोग कहां कहां पहुंच गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र सिंह आप एक नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते यार। डॉक्टर नगेंद्र सिंह अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो 4 हैं जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से काम कर चुके हैं या फिर काम कर रहे हैं। BN राव की बात करें तो भैया ये तो 1952 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचे थे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में काम करा था 1952
52 में। ठीक है भैया, आ जाओ। चलो 5 में अंक को देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। 5वां अंक आर्थिक एवं सामाजिक परिसर। आर्थिक भैया लिखते रहे साथ के साथ, थोड़ा इनकी दिक्कत है। आर्थिक एवं सामाजिक परिसर, आर्थिक एवं सामाजिक परिसर, ये 5वां अंग है भैया। इसमें कोई विशेष खास नहीं है। ठीक है, ये क्या करती है, यह जितने 193 सदस्य देश है ना, 193 जो सदस्य देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था और उनके सामाजिक मुद्दों पर निगरानी रखती है। ये जो अंग है, जो संस्था है, जो इसके सदस्य देश है यूएनओ के, उनके अर्थव्यवस्था पर, उनके रुपए पैसे पर निगरानी रखती है। उनके सामाजिक कार्य कैसे हो रहे हैं देश में, ठीक है, देश की सामाजिक स्थिति कैसी चल रही है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस सब पर निगरानी कौन रखती है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद रखती है। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, इसमें वर्तमान में 54 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 54 सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सदस्य का कार्यकाल होता है भैया 3 वर्ष का। इसका एक अध्यक्ष होता है जिसको यह चुनती है, उसका जो कार्यकाल होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भैया, अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। सदस्य 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रत्येक वर्ष इसका अध्यक्ष चुना जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य को कौन चुनती है, वर्तमान में 54 सदस्य हैं। तो भैया जहां भी चुनने की बात आए ना, तो आप कुछ मत सोचिएगा, आप सीधा लगा सकते हैं महासभा 2/3 बहुमत से, और भैया आपकी वही यूएनएससी, ये किसने से, ये कम से कम 9 सदस्य है, तो ये इनको चुनती है। तो वर्तमान में 54 सदस्य हैं। सबके मुख्यालय इनके कहाँ हैं, वैसे एक का मुख्यालय याद रखना है, वो अलग है। तो इसका कार्य है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर नजर रखना अपने सदस्य देशों के। 1 वर्ष का अध्यक्ष कार्यकाल होता है, 54 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सदस्य को कौन चुनता है, महासभा 2/3 बहुमत से। यूएनएससी कम से कम 9 सदस्य यदि समर्थन कर रहे हैं तो सदस्य चुना जाएगा। ये भैया 5 अंग इसके हो गए हैं। अब एक वो अंग जो इसका कार्य नहीं कर रहा है, एक वो अंग जो इसका कार्य नहीं कर रहा, उसको और देख लेते हैं, आपका संयुक्त राष्ट्र बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नंबर 6 अंग है भैया इसका न्यास परिषद, न्यास परिषद। ये वो अंग है जो वर्तमान में कार्यरत नहीं है। न्याय परिषद के आगे लिख दो, वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, फिर स्थापना क्यों की गई, क्या करता था ये, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो भाई इसकी स्थापना क्यों हुई, यह लगभग 1994 से कार्य नहीं कर रहा है। 1994 के बाद से कार्य नहीं कर रहा है, आप याद रखोगे 1994 से कार्य नहीं कर रहा है। ये जो संस्था है कार्य नहीं कर रही है, कब से, 1994 से, ठीक है। अब ये क्यों स्थापित की गई थी जब कार्य नहीं कर रही 1994 से, तो भैया जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1945 में, तो इसकी स्थापना के समय, उस समय कुछ ऐसे देश थे जो आदिम थे, मतलब जिनमें सोच नहीं थी। कुछ ऐसे देश थे जिनकी जनता में सोच नहीं थी कि हमें लोकतंत्र क्या होता है, देश का अर्थ क्या होता है, संविधान क्या होता है, कानून क्या होता है, जिनको कुछ पता ही नहीं था, जो प्राचीन सभ्यता में जी रहे थे। जब इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की 1945 में, तो 1945 में भाई होगा क्योंकि शिक्षा का इतना विकास नहीं था जितना आज है। तो बहुत से ऐसे देश थे जो प्राचीन सभ्यता में जी रहे थे, जो बिल्कुल अविकसित थे, जिनका विकास नहीं हुआ था, जो पिछड़े हुए थे विकास की तरह से, अशिक्षित थे, ठीक है, जिनको यही नहीं पता कि कानून होता क्या है, लोकतंत्र क्या होता है, संविधान क्या होता है, सरकारें क्या होती हैं, जो ये जानते नहीं थे कि हम शासन चला सकते हैं अपने देश का, जिनका शासन से कोई मतलब ही नहीं था, जिन देशों में मतलब बिल्कुल विकास नहीं था, ऐसे बहुत सारे देश थे। तो भाई उन देशों की सुरक्षा के लिए, उन देशों की देखरेख के लिए ये संस्था स्थापित की गई थी, न्यास परिषद, ठीक है। ताकि, क्योंकि ये इसलिए स्थापित की गई थी ताकि कोई भी देश उनका शोषण ना कर ले, उपनिवेश अपना ना बना ले। जैसे ब्रिटेन ने भारत को बना लिया था ना अपना उपनिवेश, गुलाम बना लिया था, ऐसे ही
ताकि उन देशों को, भाई उन्हें तो पता नहीं है, कोई भी आकर उन पर शासन कर लो, ताकि कोई भी देश उन पर शासन ना कर सके, उनकी रक्षा करती थी कौन? न्यास परिषद। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, सभी देश जो है स्वतंत्र होते चले गए, स्वतंत्र होते चले गए। और 1994 में एक अंतिम देश जिसका नाम था पलाऊ, अंतिम देश जिसका नाम था पलाऊ, ये भी भैया स्वतंत्र हो गया। जिसके बाद जब सभी देश वर्तमान में दुनिया के स्वतंत्र हो गए, सभी देश जान गए कि संविधान क्या है, कानून क्या है, सरकार क्या है, शासन कैसे चलाया जाता है, सभी देश जान गए। 1945 में बहुत देशों को नहीं पता था कि सरकार कैसे है, शासन कैसे चलता है। तो ये उनकी सहायता करती थी, उनकी रक्षा करती थी न्यास परिषद। ठीक है, और इस न्यास परिषद ने रक्षा करने के लिए कुछ उनके आसपास से जो देश ऐसे थे जो पिछड़े हुए देश थे, उनके आसपास के देशों को ये जिम्मेवारी सौंप दी। क्या? जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो शक्तिशाली देश थे उस समय, ब्रिटेन, फ्रांस, इनको इनको ऐसे उनको जिम्मेदारी सौंप दी कि आपको इनकी रक्षा करनी है, कोई इनको गुलाम ना बना ले, कोई इनका शोषण ना कर ले, कोई इन पर अधिकार ना कर ले। तो वो देश रक्षा करते थे, और जैसे जैसे उनमें विकास होता गया, धीरे धीरे दुनिया के सभी देश आज़ाद होते गए, मतलब स्वतंत्र होते चले गए, और सब में अपना संविधान बना लिया। कहीं लिखित, कहीं कैसी सरकार, कहीं कैसी सरकार, कुल मिला के शासन करने लगे जब। और जब सब देश शासन करने लगे तो 1994 में एक अंतिम देश बचा पलाऊ, वो भी स्वतंत्र हो गया। जब वो भी स्वतंत्र हो गया तो दुनिया में कोई देश ही नहीं बचा, दुनिया में कोई देश ही नहीं बचा जिस पे ये निगाह रखे या निगरानी करे कि भाई कोई शोषण तो नहीं कर रहा। जब देश नहीं बचा तो इसका कार्य हो गया भाई समाप्त। तो वर्तमान में यंग जो है इसका कार्य नहीं कर रहा है, जो यूएनओ का है। तो भाई यूएनओ के बारे में इतना था। एक बात और है बस यूएनओ के बारे में, उसको और देख लो। यूएनओ की एक फोर्स है, स्पेशल फोर्स बोलते हैं, इसका नाम था पीस कीपिंग फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स, जो यूएनओ की फोर्स है, पीस कीपिंग फोर्स, स्पेशल फोर्स है यूएनओ की। ठीक है, अब ये यूएनओ ने नहीं बनाई है, या इसमें अमेरिका के सैनिक नहीं है केवल। जो फोर्स है ये जरूरत कब पड़ती है ये बताऊंगा, ये इसमें किस देश के सैनिक है। तो यूएनओ के जो 193 सदस्य देश है ना, जो 193 सदस्य देश हैं, वो अपने मर्जी से इसमें कुछ सैनिक भेज सकते हैं। भाई मान लो अमेरिका ने कह दिया मेरे 1500 सैनिक यूएनओ को दिए मैंने अपने, भारत ने कह दिया, भारत के भी सैनिक है इसमें, भारत ने कह दिया कि मेरे में 500 सैनिक, चीन ने कह दिया मेरे इतने सैनिक। तो सभी देशों के कुछ कुछ सैनिक मिलकर एक वो बनी है सेना, जिसका नाम है पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, सभी देशों के सैनिक है इसमें, किसी के कम है किसी के ज्यादा, सबसे मिलकर बनी है यूएनओ की एक फोर्स जिसका नाम है पीस कीपिंग फोर्स। तो जो ये फोर्स है पीस कीपिंग फोर्स, ये कब काम आती है भाई? ये जो फोर्स काम आती है तब आती है जब किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, तो वहां पर ये फोर्स उपस्थित होकर वहां समझौता कराने का कार्य करती है। जैसे जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो इस फोर्स से, पीस कीपिंग फोर्स के 42 जवान आए थे भारत, 42 जवान आए थे भाई भारत। इससे कितने? 42 जवान भारत आए थे जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था मोर्चा संभालने के लिए। ठीक है, तो ये जो करती है जब दो देशों के बीच में युद्ध हो जाए तो उसको संभालने का काम करती है, वहां पर ये पहुंचती है, यूएनओ वहां भेजता है कि उस देश में जाओ। तो कीपिंग फोर्स में प्रत्येक 193 सदस्य देशों के सभी देशों के सैनिक इसमें होते हैं, और जब दो देशों के बीच में झगड़ा होता है तो वहां पर ये फोर्स जो है भेजी जाती है मोर्चा को संभालने के लिए। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही है, आपका ये यूएनओ खत्म हो गया है। जल्दी यूएनओ के बाद हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे, तो हम वीडियो अपलोड करेंगे भैया, उसमें बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं जो यूएनओ के अधीन रहकर काम करते हैं। ठीक है भाई, तो धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना भैया, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, तभी हमें भी थोड़ा मज़ा आएगा, आप लाइक करोगे तो।